नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी अतुल कुमार। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। तिब्बत नेपाल में आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 392 हुई। 290 भारतीय समेत 1500 लापता लोगों को खोजने का काम जारी। नेपाल में फिर बाढ़ आने का खतरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क की करेंगी यात्रा। आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर रहेगा जोर। बिहार सरकार ने मानी छात्रों की मांग। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी TRE 4 एक चरण में कराने का फैसला। धरना भी खत्म। देश भर में आज भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के त्योहार रक्षाबंधन की धूम। राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। महिला एशिया कप क्रिकेट आज से दुबई में होगा शुरू। थाईलैंड और हांगकांग के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। वहीं बचावकर्मी 290 भारतीय नागरिकों समेत लापता 1500 लोगों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। मृतकों में 389 लोगों की मौत नेपाल में अचानक आई बाढ़ में हुई, जबकि पड़ोसी तिब्बत में 3 लोग मारे गए हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। नेपाल के प्राधिकारियों ने 910 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही के बीच कल आए भूकंप ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस झटके से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि ये घटना ऐसे वक्त हुई है जब भोटे कोशी नदी के पास नई झील बनने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्राधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ये प्राकृतिक अवरोधक टूटता है तो नदी और उसके निचले इलाकों में पानी का तेज बहाव एक और बार आ सकता है। नेपाल में आई भीषण आपदा के बाद भारत ने भी अपने नागरिकों का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 290 भारतीय नागरिकों से अब भी संपर्क नहीं हो पाया है। मंत्रालय ने कहा कि उनका पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए तत्काल प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। इनमें निर्माणाधीन त्रिशूली एक नदी प्रवाह आधारित जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 श्रमिक और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। भारत नेपाल में बाढ़ के बाद लगातार मदद कर रहा है और अपनी मदद भेज रहा है। भारत ने नेपाल के लिए राहत सहायता भी बढ़ा दी है। बुधवार को 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत HDR सामग्री भेजने के बाद कल एक सैन्य परिवहन विमान से 37.5 टन और HDR सामग्री, दवाएं और खाद्य सामग्री भेजी गई। इस तरह अब तक कुल 47.5 टन सहायता भारत की ओर से नेपाल को भेजी जा चुकी है। राहत सामग्री के साथ एक और इंडियन एयरफोर्स C-130OJ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आज नेपाल के लिए रवाना होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। शिकागो में वित्त मंत्री प्रमुख निवेशकों, CEOs और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी।
इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, देश की आर्थिक स्थिति और भारत अमेरिका के बीच कारोबारी और निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के पोल्स्की सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन भी जाएंगी, जहां स्टार्टअप, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग पर बातचीत होगी। इसके बाद एशविले में वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इस बैठक में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा होगी। भारत इस मंच पर वैश्विक आर्थिक मुद्दों को लेकर अपना पक्ष रखेगा और G20 देशों के साथ सहयोग मजबूत करने की कोशिश करेगा। अमेरिका दौरे के आखिरी चरण में वित्त मंत्री न्यूयॉर्क जाएंगी, जहां निवेशकों और वित्तीय क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। इस दौरान NASDAQ में बेल रिंगिंग समारोह में भी वित्त मंत्री शामिल होंगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री 25 अगस्त से कनाडा और अमेरिका के 9 दिवसीय दौरे पर हैं। कनाडा में उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। कनाडा में भारत कनाडा के बीच ये पहली द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय वार्ता थी, जिसमें दोनों देशों ने निवेश, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की। रक्षाबंधन से पहले बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार ने एक बड़ा उपहार दिया है। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 अब एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। लंबे समय से गर्दनी बाग में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे छात्र प्रतिनिधि मंडल के साथ शिक्षा विभाग की बैठक में इस मांग पर सहमति बनी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि छात्रों की मांग को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है और उनकी मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसी के साथ छात्रों का चला आ रहा आंदोलन अब समाप्त हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों की अन्य मांगों के अनुरूप 9 और निर्णय भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार ने विद्यार्थी सहायता पोर्टल और विद्यार्थी सहायता शिविर कार्यक्रम भी शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आगामी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार भारत को खेलों का वैश्विक हब बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस बैठक में 2036 ओलंपिक खेलों की भारत की दावेदारी के साथ साथ 2029 के वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स और 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 1 सितंबर तक मध्य एशिया के दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 29 और 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी की उज्बेकिस्तान की चौथी ये यात्रा होगी। राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर होने वाली इस यात्रा में दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा और शिक्षा समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ताशकंद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को बिश्केक पहुंचेंगे, जहां 26वें SCO शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। SCO इस बार अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत की प्राथमिकताएं, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर सामने रखेंगे। SCO समिट से इतर प्रधानमंत्री मोदी सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये देश में वित्तीय समावेशन के परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में आज ही के दिन की थी। ये योजना भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में बदलाव लाने की दिशा में एक अहम पड़ाव रहा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल जमा राशि 3,17,000 करोड़ रुपए है। रक्षाबंधन का त्योहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इसके बदले में भाई अपनी बहनों की रक्षा और मदद करने का वादा करते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर आज बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। राखी और मिठाइयों समेत तरह तरह की सामग्रियों से पूरा बाजार गुलजार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का त्योहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। उन्होंने कहा कि यह त्योहार याद दिलाता है कि हर रिश्ता भरोसे, संवेदनशीलता और आपसी सहयोग के आधार पर टिका होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हर नागरिक से परिवार और समुदायों के बीच रिश्तों को मजबूत करने का संकल्प लेने और इसी भावना के साथ विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने का आग्रह किया है। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट का आगाज आज से यूएई के दुबई में होगा। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में थाईलैंड का सामना हांगकांग, चीन से होगा। 8 टीम्स के इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई, इंडोनेशिया, थाईलैंड और हांगकांग, चीन हिस्सा ले रहे हैं। और आखिर में आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ दूरदर्शन के इस विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी अतुल कुमार को दीजिए अनुमति। नमस्कार।